Yeah, so we were seeing this question, the feature of homeotic clusters, the human Hox genes is. Option 1 है, there are 4 homeotic clusters ABCD. Each cluster is located on a different chromosome and each homeotic cluster consists of 11 homeotic, राइट। तो इसमें पहले देखते हैं कि होक्स जीन्स क्या होते हैं। तो होक्स जीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के डेफिनेटली द जीन, द नेम में जीन आ रहा है तो जीन होगा। तो सेल्स में क्या होता है, जीन्स, जो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट कैरी करते हैं कि वट एवर, लाइक इंसान है तो उसमें हेड आएगा, राइट, दो कान आएंगे और बाल आएंगे छोटे, और मतलब जो ये मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स हमारे होंगे। अब हाथी का क्या है, हाथी का बॉडी जो है बहुत बड़ी होती है, फिर ऐसे सूंड होती है उसकी, है ना। दिस इज मोर लुकिंग लाइक अ रैबिट, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे जो है उसके बड़े कान, मतलब कान होते हैं, या वो सब उसके हस्क आते हैं, दांत आते हैं। तो ये सब क्या होता है, दिस इज ऑल ऑलरेडी एनकोडेड इन द हुक्स जीन, राइट। कि उसका हेड रहेगा, देन उसका क्या रहेगा, एक थोरेक्स रहेगा, देन एब्डोमेन रहेगा। तो इसी तरीके से ह्यूमन में भी होते हैं। तो ये टोटल जो होते हैं 39, योर टोटल 39 जीन्स आर देयर इन ह्यूमंस। तो ये जो ऑप्शन है कि ईच होमेटिंग क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ 11, तो ये उस तरीके से लग रहा है भाई 11 अगर चार में होंगे, क्योंकि लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन, देयर आर 4 होमेटिक क्लस्टर्स, ये बात ठीक है, राइट। चार होते हैं ए बी सी डी, ईच क्लस्टर इज लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये बात ठीक है। तो ये जो ईच क्लस्टर जो है वो हर एक डिफरेंट क्रोमोसोम पे होता है, बट देयर आर ईच में, हर क्लस्टर में 11 नहीं होते हैं, राइट। देयर आर वेरिएबल नंबर ऑफ क्लस्टर्स, राइट। तो यहाँ पे टोटल 39 होते हैं, तो 11 अगर होते तो दैट वुड लीड टू 44, दैट्स नॉट ट्रू, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट, so ऑप्शन सेकंड इज both 1 and 2. Let's move ahead. In the respiratory pathway, which of the following compound is not an intermediate in the Krebs cycle? तो Krebs cycle में क्या होता है कि जो आपका फोस्फोग्लाइसिक एसिड not an intermediate in the Krebs cycle, phosphoglyceric acid, राइट। तो इस पे क्या होता है हमारा फोस्फेनॉल, तो ग्लूकोज चेंजेस टू पायरुविक एसिड, राइट, या फिर पायरुवेट। देन उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, दैट इज CO2 निकल जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम आता है, एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइंस विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड to form citric acid. Citric acid changes to your alpha ketoglutarate acid, then alpha ketoglutarate acid changes to succinic acid, succinic acid changes to your fumaric acid changes to malic acid, then again oxaloacetic acid। तो ये होता है oxaloacetic acid, उसमें होता है succinic acid, होता है malic acid, होता है phosphoglycic acid नहीं होता है, क्योंकि phosphoglycic acid क्या होता है, C3 में ये होता है, इट इज फॉर्म्ड इन दी फोटोसिंथेसिस, जबकि ये रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। तो C3 जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि रिब्यूस्को joins to CO2 to form the first fixated carbon compound, that is phosphoglycic acid, राइट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे चलें। which of the following molecules is generally not required for making recombinant DNA? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए होता है, ठीक है। उसको आप काट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप काटेंगे, है ना, और वेक्टर डीएनए को काटेंगे, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। फिर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें वेक्टर के साथ हम लाइगेज के थ्रू यूज करेंगे उसको, ये हो जाएगा टैग मॉलिफरेज। मन नहीं होगा, टैग पॉलीमरेज जो होता है वो इन विट्रो, जब हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिया है उसको एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है आपका पीसीआर में, राइट, ना कि इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Which of the following parts of a seed is not of embryonic origin?
एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, एम्ब्रियो कब बनता है? जब आपका ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनता है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम, डेफिनेटली दिस इज पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। जो आपका सीड होता है, सीड जब जर्मिनेट करेगा तो वो शूट एपिकल मेरिस्टेम बनाएगा, सिमिलरली रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाएगा, दिस इज पार्ट ऑफ इट। हाइपोकोटाइल होगा उसमें। हाइपोकोटाइल क्या होता है? जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, आपके कोटिलेडन होते हैं, तो द स्पेस और द पार्ट बिटवीन दी your apical meristem and the cotyledon, this part, sorry, this is called epicotyle, and this part is called the between the cotyledon and the radical, the root apical meristem, this is called hypocotyle. Testa जो होता है, that is the outer part of the seed. टेस्टा होता है आउटर पार्ट एंड टेगमेन इज द इनर पार्ट ऑफ द सीड। तो टेस्टा टेगमेन अभी देखते हैं इसको। कोटिलेडन जो होगा डेफिनेटली इट्स ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, राइट, क्योंकि जो हमारी सीड होती है, सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और उसमें क्या होता है, सीड में आपका एक सीड कोट होगा, राइट, कोटिलेडन होगा, और एंडोस्पर्म हो सकता है, और आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी जिसमें से आपका बेबी प्लांट ग्रो करेगा। तो यहाँ पे टेस्टा टेगमेन क्या होता है, जो आपका एम्ब्रियो सेक रहा होगा, तो एम्ब्रियो सेक में जो ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन से पहले अगर ओव्यूल रहा होगा, तो ओव्यूल के अराउंड क्या होता है, पहले से ही एक इंट्यूगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि डिप्लॉयड नेचर का होता है, और दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम दी, ये फर्टिलाइजेशन के पहले ही मौजूद होता है वहाँ पे, है ना। तो टेस्टा और टेगमेन आर पार्ट ऑफ दैट, तो दीज आर नॉट ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बनते हैं, उसके पहले से ही मौजूद होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोट डिजीज इज कॉज्ड बाय द फंगल पैथोजन क्लेविसेप्स purpura in crop plant like bajra. Symptoms of this disease are seen in the following parts of the plant. तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर सही हो जाएगा। तो क्लेविसेप्स परप्यूरा जब एर्गोट डिजीज होती है इसके थ्रू, तो ये आपका क्या होता है, जो इसका बाजरे का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसमें क्या होता है, पहले तो कुछ स्टिकी जो है पार्ट, चिपचिपा जो है वो निकलता है, और उसके बाद वो सूख जाता है। तो इस तरीके से ये होता है, और इसमें इन्फ्लोरेसेंस आपका इफेक्ट होता है, और इसमें काफ़ी हद तक आपका जो ईल्ड है दैट कम्स डाउन 70% तक, इट कैन, योर ईल्ड कैन बी डाउन। और इसमें क्वेश्चन आप इस क्लेविसेप्स आया है, तो इसमें आप थोड़ा सा अपना रिवीजन करने के लिए बाकी फंजाई वाला टॉपिक देख सकते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज के क्या ऑप्शन, वो एग्जांपल्स हैं, बेसिडोमाइसिटीज के क्या हैं, डिट्यूरोमाइसिटीज के क्या हैं, उनको तो इससे याद कर सकते हैं। क्लेविसेप्स आ गया। और जैसे कि न्यूरोस्पोरा होता है, आपको न्यूरोस्पोरा क्या होता है, दैट इज ड्रास्टिकली यूज्ड इन जेनेटिकल इंजीनियरिंग अबाउट दी फंगस। और अगर आपका हम बात करें प्लांट्स में, तो एरोबी डॉप्सिस प्लांट यूज़ किया जाता है। एनिमल्स में बात करें तो ड्रोसोफिला का यूज़ होता है। तो उस तरीके से फंगस में न्यूरोस्पोरा का यूज़ होता है ना। और क्लेविसेप्स जो होता है, इससे हेलुसिनेशन के लिए भी इसको, प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। Next question. The ozone layer in the atmosphere shields us from harmful UV rays from the sun. This layer is damaged by, तो एसिड रेन से नहीं होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नहीं होती है, लाइटनिंग से नहीं होती है, इनसे तो नहीं होगी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आप होती है। ओजोन की बात करें तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को, प्रोडक्शन को फ्रीज करने के लिए, मतलब जो उस लेवल पे थे उनको उसी लेवल पे रोकने के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मीटिंग हुई थी इसकी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन कनाडा इन द ईयर 1987, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रेजेंट एन आर्कीगोनिएट। तो आर्कीगोनिएट जो होते हैं, ये आर्कीगोनियम 4 ये आपके मौजूद होते हैं ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, और आपका जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में नहीं होते हैं, और एल्गी में आपके नहीं होते हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम
ब्रायोफाइट से जिम्नोस्पर्म की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है वैसे वैसे आर्किगोनियम भी जो है वो डिप्लीट होता चला जाता है। ये सबसे एडवांस होता है ब्रायोफाइट्स में। राइट, और ये कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है। जैसे हमारा यहाँ पे लेट्स से ओवम है तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे आपके जैसे कि वेंटर होता है, ये यहाँ पे वेंटर कैनाल सेल होते हैं, फिर नेक कैनाल सेल होते हैं। तो दिस इज अबाउट दी गिविंग प्रोटेक्शन, राइट, टू दी योर एक्सेल। ब्रायोफाइट्स में ये क्या थे, ये दीज वर लाइक दे नीडेड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। और जैसे जैसे एवोल्यूशन के बाद आपका ये स्विच होता रहा, दे स्टार्टेड बिकमिंग टूवर्ड्स द लैंड, टाइडोफाइट लैंड की तरफ आए पहली बार, फिर जिम्नोस्पर्म आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्किगोनियोफोर का काम ये था कि जो आपका जर्म सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करना। राइट, तो अब जैसे जैसे ये आपका लैंड की तरफ प्लांट्स का इवोल्यूशन होता गया तो ये आपका आर्किगोनियोफोर भी लाइक इट स्टार्टेड डिमिनिशिंग इटसेल्फ। जैसे कि टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि नेक कैनाल सेल्स कम हो जाते हैं, और जिम्नोस्पर्म में फिर और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म दे आर टोटली एब्सेंट। राइट, एंजियोस्पर्म में आर्किगोनियोफोर ही नहीं होता है, एम्ब्रियोसैक आ जाता है आपका। तो मार्केंशिया ये जो है ऑप्शन आपका ब्रायोफाइट का है। राइट, साइकस आपका जिम्नोस्पर्म का है, टेरिडियम टेरिडोफाइट का है। तो एलियम क्या होता है, ये अनियन का साइंटिफिक नेम है, जो कि एक मोनोकॉट एंजियोस्पर्म है। दैट्स व्हाई दैट विल बी द ऑप्शन। लेट्स सी अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोम। तो बायोम क्या होता है, बायोम क्या है कि भाई बड़े लेवल पे, भाई आप रेगिस्तान में गए, दूरों दूरों तक जो है आपका वेजिटेशन टाइप है, जो टेम्परेचर है और जो रेनफॉल का अमाउंट है दैट इज लगभग लगभग एक जैसा होता है। वहाँ पे एक सर्टेन वेजिटेशन ग्रो कर पाती है। तो सच अ बिग पीस ऑफ लैंड मास जहाँ पे इस तरीके का सिमिलरिटी हो, होमोजेनिटी हो, दैट इज कॉल्ड अ बायोम। तो इसमें ऑप्शन है ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट और माउंटेन। तो माउंटेन इज नॉट अ बायोम। बायोम क्यों नहीं होता, जैसे मैंने आपको भी इसकी डेफिनेशन समझाई। तो जैसे जैसे आप क्या होता है कि पहाड़ों में यहाँ जाते हैं तो भाई यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होता है, और फिर टॉप पे जाते हैं तो टेम्परेचर कुछ और होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं इन दी टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोइंग देयर। तो वहाँ पे होमोजेनिटी नहीं होती है, अलग अलग होता है। यहाँ पे कुछ और प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स अलग हैं यहाँ पे एनिमल्स अलग हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट कंसीडर्ड अ बायोम। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन्वॉल्व इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स को कौन मैनिफेस्ट नहीं करता है, इसमें आपका जाएगा लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, एरिथ्रोसाइट और मैक्रोफेजेस। एरिथ्रोसाइट यानी कि आपके आरबीसी, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस, ये सब क्या है, ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। राइट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट पूछा है तो इसमें एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। एक चीज़ और है कि जैसे मैक्रोफेजेस जो है, मैक्रो का मतलब क्या हुआ, बिग, और फेज वर्ड होता है ईटिंग के लिए। तो जो आपके मोनोसाइट होते हैं जब तक वो ब्लड में घूमते हैं, दे आर कंसिडर्ड टॉक्ड एज, वो मोनोमरिक फॉर्म में होते हैं। और जैसे ही वो टिश्यू में एंटर करते हैं, लेट्स से वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ या कुछ हुआ, कुछ बैक्टीरिया एंटर हो गए, तो ये जब टिश्यू में एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को दे चेंज इनटू मैक्रोफेजेस। और जैसे कि न्यूट्रोफिल जो होता है वो भी फेगोसाइटिक होता है, और मोनोसाइट भी जो होते हैं भी फेगोसाइटिक होते हैं। बट इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो न्यूट्रोफिल है वो आपका एक बैक्टीरिया खाएगा और वो मर जाएगा। बट मैक्रोफेजेस मतलब बड़ा फेज। एक तो यहाँ पे क्या होता है, इट कैन कंज्यूम एंड ईट एंड kill hundreds of them, and then it can survive for many days and then it dies. That's why it's called macrophages. Dash or childbirth is the process by which uterus expels the fetus from the mother's body. इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा parturition. Parturition is the correct term for that. और यहाँ पे आपका कौन सा ऑक्सीटोसिन हार्मोन is responsible and which is secreted by the pituitary posterior pituitary हार्मोन। नॉट सेक्रेटेड बिकॉज ये तो नॉट सेक्रेटेड एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे पोस्टीरियर जो हाइपोथैलेमस होता है वो इसको न्यूरो हाइपोफिसिस के थ्रू इसको सेंड करता है, तो ये सेक्रेट करता है। गिव मी अ सेकंड, somebody at the gate.